हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको फिजिक्स का चैप्टर जो 3 है ध्वनि उसे कवर किया जाएगा। और यह जो प्रश्न लिया गया है न्यू एडिशन जो निकला है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव वाले बुक न्यू एडिशन है वो, जिसमें देखिए ये 2023 का भी प्रश्न लिया गया है और 2024 का भी प्रश्न लिया गया है। मतलब जितने भी एग्जाम में अभी तक पूछा गया प्रश्न इसमें टोटल कवर किया गया है। और कौन से चैप्टर है? ध्वनि चैप्टर है, ध्वनि। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे वादा करते हैं कि ध्वनि चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इसी तरह से पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर लिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और एक काम और कर लीजिए, अभी ही कर लीजिए, क्योंकि बाद में डिस्टर्ब आपको नहीं करेंगे और नहीं आप हमको डिस्टर्ब कीजिएगा। यानी एक लाइक आप कर दीजिए हमें बस, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसमें एक कमेंट अच्छा सा आप करके भेज दीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मात्र 10 सेकंड 5 सेकंड में ये काम सारा हो जाएगा, फिर आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। आप कर दिए होंगे, ठीक है ना, फिर भूल जाइएगा बाद में, इसलिए अभी कर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, ध्वनि और प्रकाश तरंगें कैसी होती है? देखिए ध्वनि होती है दैर्घ्य, मतलब धा से ध्वनि दैर्घ्य, ऐसी इस टाइप से याद करेंगे। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, अप्पा से हो गया प्रकाश यानी प्रस्थ, ये होती है अनुदैर्घ्य और ये होती है प्रस्थ यानी अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? किसके मतलब ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो इसमें सही है कि 0 डिग्री पर इनकी चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या होता है? चाल होता है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, आप श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आप श्रव्य की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। याद रखिएगा, आप श्रव्य का होता है 20 हर्ट्ज से कम। और पराश्रव्य तरंगे की ध्वनि तरंगे कितनी होती है? इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका होता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। पराश्रव्य का क्या होता है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। आप श्रव्य का क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा मतलब सुन सकता है या नहीं सुन सकता है? तो ये नहीं सुन सकता है। जो पराश्रव्य तरंग होते हैं वो मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। कौन? ये गाल्टन थे। गाल्टन ने सीटी बजाकर सबसे पहले बताए। अगला 7 नंबर देखिए, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है? यानी कि चमगादड़ और डॉल्फिन किस परिघटना से चल फिरते हैं, यानी उड़ते हैं या चलते हैं? किस कारण से? आप देखे होंगे। तो ये प्रतिध्वनि निर्धारित करती है। ये प्रतिध्वनि को निर्धारित करती है, तब चल फिर जाती है, उड़ती है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कीड़ा हो या हानि पहुंचाने वाले जो तत्व होते हैं उसको घर से दूर भगाना है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग को करते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक तरंग। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि का ताड़त्व पिच किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि का ताड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है? वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? जो विमान होते हैं उसके अंदर के भाग को सफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों को। अगला देखिए, और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है।
देखिए, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्राव्य सीमा कितनी है, यानी कितनी है श्राव्य सीमा किसी वयस्क मतलब मनुष्य की। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है श्राव्य की सीमा। ध्वनि की आवृत्ति है भी, तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल है ये यू। तो क्या हो जाएगा छोटा भी स्मॉल भी, तो क्या तीनों में संबंध क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्मॉल भी बराबर लैम्डा भी, स्मॉल भी बराबर लैम्डा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है, यानी चंद्रमा पर विस्फोट होगा तो सुनाई नहीं देगा, क्या रीजन इसका। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है इस कारण से। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्यों, अंधेरे में भी उड़ सकती है वो, तो ये वे अति तीव्र ध्वनि की तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। वो अति तीव्र यानी तेज ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, उसे उड़ने में मदद पहुंचाती है। दो कथन है, पहला कथन है चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए ही उड़ता है, सही बात है, सही है ये, आप जानते होंगे, आपसे नहीं टकराते होंगे, बच बच के उड़ते होंगे वो। चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है। दूसरा क्या है कि चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है, ठीक है ना, ये गलत बात है, ठीक है, यानी सही है ए, यानी ए सही है लेकिन आर क्या है गलत है, ऑप्शन सी राइट आंसर। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। दाब बढ़ाकर दुगुना कर देंगे तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना का उतना ही रह जाएगा, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। सबसे अधिक यानी द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज किसमें गमन करती है, यात्रा कर सकते हैं, किसमें सबसे फास्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्टील में सबसे ज़्यादा ये गमन करेगी, यानी ठोस में। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। बरसात के समय में देखे होंगे कि पहले क्या दिखाई देती है, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, अब बाद में आवाज़ आती है। पहले चमक आती है, प्रकाश, आवाज़ बाद में आती है, कभी गौर कीजिएगा। रीजन क्या है, तो इसका रीजन है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, यानी प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल से, इसीलिए प्रकाश पहले पहुंचता है, ध्वनि बाद में पहुंचती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना है, अभी बता रहे हैं, बार बार तो यही बता रहे हैं। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना है, तो लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना, यानी कि अभी 332 था लेकिन ऑप्शन तो ऐसा नहीं है ना, तो 330 मीटर प्रति सेकंड। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो किस माध्यम में सबसे तेज चलेगी, ये ठोस में सबसे तेज चलेगी, ठोस में। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है लेकिन ठोस में सबसे अधिक होता है। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, कितना पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। किस में सबसे अधिक होगी, अभी बताएं आपको, इस्पात में सबसे अधिक होगी, किसमें, एल्युमिनियम में सबसे अधिक होगी, किसमें, एल्युमिनियम में 25 डिग्री सेल्सियस पर। राइट आंसर हो जाएगा बी, एल्युमिनियम में, गलती से बोल देते हैं इस्पात। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। ताप के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है, ताप बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है, दाब का पर निर्भर नहीं करता है ध्वनि का वेग। तीसरा है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये ऐसा बोल रहे हैं, ये गलत है, ठीक है ना। अगला,
आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी गलत है। 24 देखिए, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो तापमान के घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ता है। तापमान के घटने से घटता है। 2 कथन दिया हुआ है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई देती है। ये देखिए, रेलगाड़ी से जो भाप निकलता है वो पहले दिखाई देता है और जो सीटी है वो बाद में सुनाई देता है। ठीक है ना, ये सही है। प्रकाश तरंगे की चाल तुलना में ध्वनि की चाल जो होती है ध्वनि तरंग की बहुत कम होती है, ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी है। ठीक है, दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, आराम आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको क्योंकि समझा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। पराध्वनि विमान उड़ते हैं कहाँ? पराध्वनिक विमान कहाँ उड़ते हैं, किस चाल से उड़ते हैं, इस टाइप से आपको बताना है। तो ये ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। पराध्वनिक ध्वनि की चाल से ज़्यादा चाल से उड़ते हैं, यानी ध्वनि की चाल क्या है 330 के आसपास में मीटर प्रति सेकंड, उससे ज़्यादा ये स्पीड से उड़ते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग अनुपात को क्या कहते हैं? ये कहते हैं क्या? मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या क्या कहते हैं इसको? मैक संख्या बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है किसमें? तो ये ध्वनि में किया जाता है। सॉरी, ध्वनि में नहीं, ये वायुयान में किया जाता है। गलती से बोल दिया, सॉरी, हम भी इंसान हैं, थोड़ा गलती हो जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसमें? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो इसे मापते हैं डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल में। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? जो साधारण बातचीत है ना, उसकी ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है साधारण बातचीत का? तो 30 से 40 डेसिबल तक साधारण बातचीत में निकलता है। कितना? 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, यानी कि एक मर्द का आवाज़ और एक औरत का आवाज़ दोनों में डिफरेंट कौन करता है? ये ताड़त्व करता है। कौन करता है? ताड़त्व। अगला प्रश्न, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? आप जानते हैं मोटी या पतली, जैसे मर्द लोग बोलता है तो मोटी आवाज़ आता है, जैसे हमारा आवाज़ मोटा आ रहा होगा, ठीक है ना। और जो लेडीज बोलेंगी, लड़कियां बोलती हैं, उनका आवाज़ देखते होंगे बहुत सुरीली होती है। वो किसके कारण से होता है ये आपको बताना है। तो ये ताड़त्व के कारण से होता है, मोटी और पतली, ठीक है ना। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, बहुत पतली होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है? ये तो आवाज़ का डिफरेंट कौन करता है? ताड़त्व करता है, यानी कि महिलाओं में ताड़त्व अधिक होते हैं, पुरुषों में कम होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ताड़त्व अधिक के कारण। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है। जो छोटा बच्चा होता है उसका आवाज़ बहुत अच्छा लगता है। रीज़न क्या है इसका? तब बच्चों की आवाज़ का ताड़त्व पुरुष की आवाज़ के ताड़त्व से की तुलना में अधिक होती है, यानी बच्चा वाला का ताड़त्व अधिक होगा। जितना ताड़त्व अधिक होगा वो उतना पतला होगा उसका आवाज़, और जितना कम होगा वो मोटा होगा। आवाज़ की बात कर रहे हैं। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है? तो वही बात बता रहे हैं, बस घुमा दिया है प्रश्न को। स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। आवृत्ति किसे निर्भर करता है? ताड़त्व पे। यह आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर कारण क्या है? मतलब दोनों में भेद कैसे करेंगे? एक बांसुरी बजाएंगे और एक सितार बजाएंगे, तो अंतर कैसे होगा ये आपको बताना है। केवल ध्वनि गुणता के कारण ये अंतर होगा। ध्वनि गुणता समझते हैं? जैसे आप किसी से फ़ोन पर बात करते हैं, डेली बात करते हैं, तो उसके आवाज़ को पहचान जाते हैं। किसके कारण? ये गुणता के कारण ही
आप पहचान पाते हैं। जैसे आपकी मम्मी बुलाती हैं और आपको दीदी बुलाती हैं, मतलब मम्मी भी बुला रहे हैं, दीदी भी बुला रहे हैं आपको, तो आपको पता चलता है कि हमें कौन बुला रहे हैं। वो क्या कौन पता करवाता है? ये गुणता ही पता करवाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्वनि तरंगों द्वारा कौन उत्पादित नहीं होता है? ये ध्रुवन नहीं होता है, ध्रुवन। राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवन। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। किसके ऊपर सुन नहीं सकता है व्यक्ति? मतलब कितना डेसिबल से ज़्यादा होगा तो वो नहीं सुनेगा। तो 95 डेसिबल से ज़्यादा होगा तो आदमी नहीं सुन सकता है, 95 डेसिबल से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है हवाई जहाज की उड़ान भरने से सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि प्रदूषण। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ बढ़ती जाती है, यानी कि जब जब नज़दीक आते रहती है गाड़ी तो आवाज़ बढ़ते जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना किसका उदाहरण है? यानी कि नज़दीक गाड़ी आएगा तो आवाज़ ज़्यादा कस के आएगा, दूर जाएगा तो बहुत कम आवाज़ आएंगी। क्यों? ये डॉपलर प्रभाव है, डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न, एक यांत्रिक यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, उनके आवाज़ को नहीं सुन सकता है। क्या कारण है इसका? तो इसका कारण यह है कि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम वहाँ नहीं होता, यानी वायुमंडल नहीं होता है, तो इसलिए वो सुन नहीं सकता है। वहाँ पे बम विस्फोट करिएगा तो आवाज़ नहीं आएगा। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया दोनों में घटित नहीं होगी? तो ध्रुवन दोनों में घटित नहीं होती है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि क्या होता है चिल्लाते समय? जब देखे होंगे मुंह के पास रखते हैं तो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित करता है, यानी किसी को बुलाते हैं तो दोनों हाथ से मुंह को घेर लीजिए, ठीक है ना, वो ज़्यादा सुनाई देगा आपको, ज़्यादा। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। अगर आपको लगे कि थोड़ा स्लो बता रहे हैं तो आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट करके, और जो भी शिकायत है कमेंट करके वो शिकायत करेंगे, तब उसे हम ठीक करेंगे। ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें तो लगेगा कि हम अच्छा ही पढ़ा रहे हैं ना। आप बताइएगा हमारी खराबी यानी हमारी कमी क्या है वो, ठीक है ना, तो सही कर लूँगा। निम्नलिखित में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, यानी ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम कितना दूरी होना चाहिए? ये 17 मीटर होना चाहिए। कितना? 17 मीटर दूरी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो किस पे? ये रडार रेडियो तरंगों के परावर्तन पर कार्य करती है, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। अगला प्रश्न है, देखिए, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल कितना होना चाहिए? कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए समय अंतराल। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत और फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकता है। ये ध्वनि को अवशोषण कर लेता है, प्रतिध्वनि को क्या करता है? रोकता है। ये ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो मानव समय के कान तक कितना तक रहता है? ये हो जाएगा 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न करते हैं? ये परावर्तन के कारण उत्पन्न करते हैं प्रतिध्वनि। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक का तल से कितना दूर होना चाहिए? 56 फीट या 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है। फीट में गए तो 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जो स्टेथोस्कोप होते हैं डॉक्टरी आला, वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए, परावर्तन पे कार्य करती है, परावर्तन पे। प्रतिध्वनि जो तरंग होती है, तरंगे कारण क्या है? प्रतिध्वनि का क्या है? अभी तो आपको बता रहे हैं, बात यही है, बस घुमा दिया जाता है बात को, परावर्तन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग किए जाते हैं किसके द्वारा? सोनार का इस्तेमाल करते हैं नौ संचालक, जो समुद्र में जो नौ संचालक होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं सोनार का। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध प्रतिपादन किया था किसने? किसने प्रतिपादन किया था? ये सेविन ने किए थे, सेविन। अगला प्रश्न है, गूंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है कितना? गूंज हॉल का अनुरणन काल कितना होता है? गूंज हॉल का इसका होता है 0 सेकंड होता है। कितना सेकंड? 0 सेकंड है। अगला प्रश्न देखिए, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा क्यों? उसको कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने के लिए बोला जाता है। तो ऐसा इसीलिए कि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। अनुनाद के कारण पुल क्या हो जाएगा? टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव कैसे हो पाता है? यह संभव हो पाता है अनुनाद के कारण। यानी कि आप रेडियो सुनते होंगे तो घुमा घुमा कर सुनते होंगे, कारण क्या है? तो अनुनाद के कारण। देखिए, घुमा कर प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में, ठीक है, इसीलिए ये प्रश्न, इसलिए इस पुस्तक को लिए हैं, अच्छा है ये। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? जब तानसेन गाते थे तो कांच टूट जाते थे, इसका क्या कारण है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये है अनुनाद है, ऑप्शन सी, अनुनाद के कारण ऐसा होता था। अगला प्रश्न देखिए, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देते हैं। जब आप किसी नल के नीचे रख दीजिएगा बाल्टी, और जब पानी शुरुआत होगा तो उसका आवाज़ कुछ और रहेगा, लेकिन जब पानी भर जाएगा बाल्टी में तो आपको समझ में आ जाएगा कि लगता है भर गया है, आवाज़ चेंज हो जाता है। रीज़न क्या है इसका? कारण क्या है? तो अनुनाद के कारण ही होता है ऐसा। रेडियो का समस्मरण स्टेशन उदाहरण है किसका? रेडियो का उदाहरण क्या है? किसका उदाहरण है? ये आपको बताना है। ये अनुनाद के कारण, ये मतलब इसका उदाहरण अनुनाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है व्यतिकरण। व्यतिकरण है, व्यतिकरण। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर, लाइट हाउस बनाए जाते हैं। आप देखे होंगे समुद्रों में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं, लाइट हाउस, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र यानी साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं, जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? ये व्यतिकरण के कारण निर्मित होते हैं, यानी कि सुनाई नहीं देगा, व्यतिकरण याद रखिएगा। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका क्या कारण है? जैसे आप घर के बाहर हैं और घर के अंदर सभी लोग बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो आप पता करते हैं कि कौन क्या बोल रहे हैं, मम्मी क्या बोल रहे हैं, दीदी क्या बोल रहे हैं, पापा जी क्या बोल रहे हैं, उसका आप डिफरेंट कर लेते हैं। मतलब इसका कारण क्या, ध्वनि का क्या है बताइए? तो वही बता दिया था आपको, ये विवर्तन है, ये विवर्तन है या गुणता कहेंगे इसको। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? अभी बता रहे हैं आपको, ध्वनि, तो ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा क्या है? यह अभी बताएं आपको, ये डॉपलर प्रभाव है। पास आएगी तो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा, दूर जाएगी तो आवाज़ कम सुनाई देगा, घटते चला जाएगा। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है, यानी आर्द्र वायु में
ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है, शुष्क में कम होता है? रीजन क्या है बताइए। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, यही रीजन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? कौन सा सही कथन है? ध्वनि का वेग बताइए। ध्वनि का वेग ठोसों में अधिक और गैसों में सबसे कम होती है। ठोस में अधिक और गैस में सबसे कम होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सही नहीं है इसमें? तो इसमें 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे परासर्व तरंगे कहलाती है। इसमें ये सही नहीं है, ठीक है ना। सब सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण में किस तरंग का? अवरक्त तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक किस में होगा ध्वनि की चाल? ये लकड़ी में सबसे अधिक होगा, लकड़ी में। एक जेट वायुयान 2 माइक के वेग से हवा में उड़ रहा है। कितने माइक के? 2 माइक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल क्या है बताइए। तो वायुयान की चाल कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकंड है। दुगुना कर देंगे बस, मतलब 2 से गुना कर देंगे दोनों को। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर बताइए। तो ये लोहा में अधिकतम होगी, लोहा में। एक जैव पद्धति जिसमें परासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है, किसमें? परासर्व ध्वनि का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी में, सोनोग्राफी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? तो अभी क्या पढ़ा रहे हैं आपको? ध्वनि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि, ठीक है। यदि VA और VW तथा VS क्रमशः पहला वायु का है, एयर, फिर इस्पात का ये, और ये है ध्वनि, साउंड है। तो ये तीनों में क्या होगा अंतर बताइए। वेग क्या होगा? ध्वनि का वेग क्या होगा? किसमें? वायु, जल, इस्पात में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो आप जानते हैं कि इस्पात में ज़्यादा होगा, जल में उसके बाद, और उसके बाद में वायु में होगा, ठीक है ना। तो इसको आप जानते हैं। तो इस्पात में, स्टील में सबसे ज़्यादा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, सोच कर बताइए एक बार। ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है? किस माध्यम में नहीं चल सकती ध्वनि तरंगे? निर्वात में नहीं चल सकती है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? ध्वनि तरंगों का पहचान कौन करता है बताइए। ये करते हैं सोनार करता है, जो सोनार नौ संचालक होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसका। अगला प्रश्न है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रसार्व तरंगे क्या होती है? उच्चतर आवृत्ति की होती है। प्रसार्व तरंगे उच्चतर आवृत्ति की होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इको साउंडिंग प्रयोग होता है किसमें? तो समुद्र की गहराई मापने में होता है इको साउंडिंग। समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं? इको साउंडिंग से। एकॉस्टिक्स क्या है? एकॉस्टिक्स क्या है? तो एकॉस्टिक्स है ध्वनि से संबंधित है, एकॉस्टिक्स। अब ज़्यादा नहीं है प्रश्न, थोड़ा सा बफरिंग भी होना स्टार्ट हो गया है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 60 डेसिबल। कितना है? 60 डेसिबल है। निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सोनार कहते हैं। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, ये सही है। दूसरा है मानव वाक् तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, ये भी सही है। तीसरा, ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, ये बिल्कुल गलत है, निर्वात में गमन नहीं करती है। 4 नंबर है अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है। जो अप्रिय ध्वनि होती है शोर कहलाती है, जो आपको अच्छा लगे वो शोर कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब वो गलत है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो ये होता है आवृत्ति। ध्वनि तरंगों का वह गुण
जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह ध्वनि का क्या कहलाता है? तो ध्वनि का क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है? ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। पहला है, प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि की चाल से अधिक होता है, यानी प्रकाश की चाल ध्वनि से अधिक होता है, सही है। शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि की गति अधिक होती है, यह भी सही है। अगला है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ नहीं होती है, अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है ना, गलत है ये, मतलब गलत ही चुनने के लिए बोला है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंगों के प्रगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है आपको बताना है। पहला है, ध्वनि तरंगे पानी से होकर गुजर सकती है, सही बात है। ध्वनि तरंगे हवा से गुजर सकती है, सही बात है। ध्वनि तरंगे इस्पात से होकर गुजर सकती है, ये नहीं गुजर सकती है। ठीक है ना, ये गुजर सकती है, सही है। ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, देखिए ध्वनि तरंगे पानी से गुजर सकती है, हवा से गुजर सकती है, इस्पात से गुजर सकती है, लेकिन निर्वात से गुजर नहीं सकती है। 4 नंबर गलत जवाब है। 4 नंबर क्या है? गलत जवाब। 25 डिग्री सेल्सियस या 77 फ़ारेनहाइट पर अशुद्ध जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? 1498 मीटर प्रति सेकंड है। 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह ध्वनि का क्या कहलाता है? अभी प्रश्न सेम ही था, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आवृत्ति। अगला प्रश्न देखिए, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दें, क्योंकि अभी मात्र 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा। पुनरावृत्ति परिवर्तनों के कारण किसी बड़े हॉल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को कहते हैं अनुरणन। अनुरणन कहलाता है। ध्वनि तरंगों के 2 क्रमागत संपीड़ों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इस दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं तरंगदैर्घ्य। कोई व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के सामने पटाखे जलाता है और विस्फोट के 5 सेकंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देता है। यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है तो खड़ी चट्टान से व्यक्ति की दूरी कितना है? तो व्यक्ति की दूरी कितना है? 850 मीटर व्यक्ति की दूरी है, 850 मीटर। ठीक है ना, और वीडियो यहाँ पर हो गया समाप्त। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।